आज का जो टॉपिक है वो है द्रव बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब। जो द्रव का बूंद होता है तो हमें पता है पृष्ठ तनाव के कारण, द्रव का जो बूंद होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करना चाहता है, अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहता है। जैसे ये द्रव का बूंद हो गया, ये द्रव का बूंद है, तो हमें पता है ये अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करना चाहेगा। अब इसके पीछे कारण क्या है? बाहर से इसके ऊपर वायुमंडलीय दाब लगेगा। बाहर से इसके ऊपर क्या लगेगा? वायुमंडलीय दाब लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, PATM बोलते हैं। और द्रव के गुण के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण एक बल लगेगा। द्रव का गुण होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण क्या करते हैं, अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण जब यहाँ पे बल लगेगा तो उस बल के कारण यहाँ भी तो एक दाब लग रहा होगा। ये दाब किसके द्वारा लगाया जा रहा है? जो पृष्ठ तनाव बल होता है उसके द्वारा। इसे मैं PT से शो कर देता हूं। जो पृष्ठ तनाव बल था उस पृष्ठ तनाव बल के कारण यहाँ पे अंदर की ओर एक दाब लगाया जा रहा था, जिसके कारण क्या होगा, द्रव का जो बूंद होगा उसका आकार घटने लगेगा। जो द्रव का आकार है वो क्या होगा? घटने लगेगा। और ये जो बड़ा सा आकार दिख रहा है उसका आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जैसे ही द्रव की बूंद का आकार छोटा होगा तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर से वायुमंडलीय दाब लग रहा था और पृष्ठ तनाव के कारण एक अलग से दाब लग रहा था। तो जो गोला के अंदर द्रव की बूंद है वो भी तो बाहर की ओर दाब लगाएगा, और धीरे धीरे जैसे ही गोले का जो साइज है वो घटते जाएगा, अंदर में जो द्रव की बूंद है, अंदर में जो द्रव की बूंद है, इस द्रव की बूंद के द्वारा लगने वाला दाब का मान क्या होगा? लिक्विड का जो दाब है, जो ये द्रव की बूंद इस दिशा में दाब लगाएगा, उस दाब का मान क्या होगा? बढ़ने लगेगा। तो थोड़ा सा अगर हम लोग सोचे तो इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि ये जो द्रव बूंद के अंदर, द्रव बूंद के अंदर जो दाब होगा और ये द्रव का जो आकार है ना तो अब घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है, तो इन दोनों दाबों को वो संतुलित कर पा रहा होगा, पृष्ठ तनाव को और ये जो वायुमंडलीय दाब या फिर बाहरी जो दाब लग रहा है, तो इन दोनों दाबों के योगफल के बराबर होगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो द्रव के बूंद द्वारा, द्रव के बूंद द्वारा ये जो द्रव का बूंद है वो बाहर की ओर जो दाब लगाएगा, वो दाब इस बाहरी दाब से क्या होगा? अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि इसका जो मान है, इस बाहरी दाब या फिर बोल सकते वायुमंडलीय दाब और पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण जो दाब लगता है, इन दोनों के योगफल के बराबर है। तो ये जब दोनों मिल करके द्रव के बूंदों के दाब को संतुलित कर रहे हैं तो इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि द्रव के बूंद का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होगा? अधिक होगा। यदि हम लोग इस पृष्ठ तनाव, यदि इस पृष्ठ तनाव के द्वारा लगाए गए दाब की उपेक्षा कर दे, इस पृष्ठ तनाव के द्वारा लगाए गए दाब की उपेक्षा कर दे, तो द्रव की बूंद की त्रिज्या क्या होगा? बढ़ने लगेगा। द्रव की बूंद की त्रिज्या क्या होगा? बढ़ने लगेगा। पहले यहां से सोच के देखो, वायुमंडलीय दाब लगाया जा रहा था और पृष्ठ तनाव के कारण एक अलग से दाब लगाया जा रहा था, तो जिसके कारण द्रव की जो त्रिज्या है वो घटने लगा। और एक कंडीशन ऐसे आ गया कि द्रव की बूंद की त्रिज्या अब नहीं घट रहा है। तो जब द्रव की बूंद की त्रिज्या नहीं घट रहा है तो ये तभी संभव है जो इस गोले के अंदर द्रव के बूंद होंगे वो यहाँ पे एक्स्ट्रा दाब लगाया जा रहा है, और ये जो दाब का मान है जिसे हम लोग PL से शो कर रहे हैं वो इन दोनों दाबों के योगफल के बराबर होगा। और जैसे हम लोग पृष्ठ तनाव की उपेक्षा कर दे, पृष्ठ तनाव की उपेक्षा कर दे, इसे हटा दिया जाए, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? द्रव के बूंद द्वारा लगाया गया दाब और वायुमंडलीय दाब, इन दोनों में ज्यादा वैल्यू किसका होगा? द्रव के बूंद द्वारा लगाया गया दाब। जब द्रव के बूंद द्वारा लगाया गया दाब अधिक है तो इसका त्रिज्या क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये तभी संभव है जब हम लोग पृष्ठ तनाव की क्या करें? उपेक्षा कर दे। जैसे हम लोग पृष्ठ तनाव की उपेक्षा करेंगे तो बाहर से एक साथ क्या था? पहले दो दाब लग रहा था, एक वायुमंडलीय दाब और दूसरा क्या था? पृष्ठ तनाव के कारण दाब। और द्रव के बूंद द्वारा अंदर से बाहर की ओर क्या एक दाब लग रहा था, जिसे द्रव के बूंद द्वारा लगाया गया दाब बोलेंगे। तो अब इससे एक चीज हमें समझ में आ गया कि द्रव के बूंद के अंदर जो दाब लगेगा
पृष्ठ तनाव की उपेक्षा करने पर वायुमंडलीय दाब से क्या होगा, अधिक हो जाएगा। और जब ये वायुमंडलीय दाब की तुलना में अधिक होगा, जैसे पृष्ठ तनाव की उपेक्षा करेंगे तो द्रव की बूंद की त्रिज्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक डेरिवेशन कर रहे हैं, उस डेरिवेशन के बारे में अब बात करेंगे। चलो, ये मान के चल रहे हैं कि ये द्रव का बूंद है, ये द्रव का बूंद है, ये जो आंतरिक गोला दिख रहा है वो द्रव का बूंद है। और इस द्रव के बूंद की त्रिज्या कितना है, r। द्रव की बूंद की त्रिज्या कितना है, r है। अब हमें अभी पता चला कि द्रव के बूंद के अंदर जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। द्रव के बूंद के अंदर का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि वो वायुमंडलीय दाब से अधिक है तो इसकी जो त्रिज्या है, पहले कितना था, r था, वो इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, r प्लस डेल आर। डेल आर इंक्रीज हो गया, मान के चल रहे, जो इसकी त्रिज्या है वो कितना बढ़ गया, डेल आर बढ़ गया। तो जो नया त्रिज्या है वो कितना हो जाएगा, r प्लस डेल आर हो जाएगा। तो इन्हीं सबको हम लोग थ्योरी में लिखते हैं कि माना द्रव बूंद की त्रिज्या r है, द्रव का बूंद है, और इस द्रव की बूंद की त्रिज्या कितना है, r है, तथा उसके अंदर अतिरिक्त दाब P है। जो एक्स्ट्रा द्रव के बूंद के द्वारा दाब लगाया जा रहा है उस दाब का मान कितना है, P है। इस अतिरिक्त दाब के कारण पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर एक बल कार्य करता है। यहां पे जो दाब लगाया जा रहा है, इस दाब के कारण बाहर की ओर, इस पृष्ठ के लंबवत, ये जो पृष्ठ दिख रहा है इसके लंबवत बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, जिससे उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगा, जिससे त्रिज्या जो r था वो बढ़कर r प्लस डेल आर हो जाता है। त्रिज्या बढ़कर के कितना हो गया, r प्लस डेल आर। द्रव के बूंद की त्रिज्या r था, अंदर जो द्रव के बूंद है वो एक्स्ट्रा दाब लगाए, और उस एक्स्ट्रा दाब के कारण उसका त्रिज्या बढ़कर के कितना हो गया, r प्लस डेल आर हो गया। तो त्रिज्या बढ़कर के हो गया r प्लस डेल आर। तो इस दाब के द्वारा यदि त्रिज्या में वृद्धि हो रहा है, इस दाब के द्वारा यदि त्रिज्या में वृद्धि हो रहा है तो इसके द्वारा एक कार्य किया जा रहा होगा, और ये एक्स्ट्रा दाब है, इस कारण इस दाब का नाम होगा दाब अधिक्य, या फिर अतिरिक्त दाब के नाम से भी इसे शो कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इस दाब अधिक्य द्वारा किया गया कार्य, इस दाब अधिक्य द्वारा किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या जानते हैं, बल गुना दूरी या बल गुना विस्थापन। तो बल इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं दाब गुना क्षेत्रफल, बल बराबर जानते हैं दाब गुना क्षेत्रफल, और यदि दूरी है तो दूरी। तो कार्य को W से शो कर दिए, W हो गया, दाब को शो कर रहे हैं, दाब अधिक्य को P से, तो यहाँ P रख देना। और क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, तो क्षेत्रफल कितना रखेंगे, 4 पाई r स्क्वायर। और यदि हम लोग ये सोच के देखें कि द्रव के बूंद का जो विस्थापन है या कितना दूरी तय किया, तो कितना दूरी तय कर रहा है वो डेल r, तो दूरी की जगह क्या रखेंगे, डेल r। तो इसे हम लोग समीकरण 1 दे दिए। अब यदि बात करें कि द्रव की बूंद का प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था, द्रव की बूंद का प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था, तो सोच के देखो, ये गोला था, इसकी प्रारंभिक त्रिज्या r था, तो इस गोले का प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। गोले का प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। अब इसका त्रिज्या बढ़ेगा, तो त्रिज्या बढ़ने के कारण क्या हो गया, ये r प्लस डेल आर। तो जब इसका त्रिज्या r प्लस डेल आर होगा तो द्रव बूंद का अंतिम क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जिसे हम लोग शो कर रहे हैं a प्लस डेल ए से, वो हो जाएगा 4 पाई, r की जगह बस क्या रखना है, r प्लस डेल आर पूरे का होल स्क्वायर। अब यदि हम लोग यहाँ से क्षेत्रफल में वृद्धि निकालें, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे निकालेंगे, अभी फिलहाल अंतिम क्षेत्रफल क्या है और पहले उसका क्षेत्रफल क्या था, इन दोनों को माइनस करके निकाला जाएगा। तो क्षेत्रफल में वृद्धि डेल ए इज इक्वल टू अंतिम क्षेत्रफल में माइनस कर देना प्रारंभिक क्षेत्रफल को। अंतिम क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई r प्लस डेल आर पूरे का होल स्क्वायर, माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई r का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 पाई, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर।
तो a का स्क्वायर, a मतलब r और b मतलब डेल r, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर और ये माइनस है 4 पाई r का स्क्वायर। अब इस 4 पाई का इस ब्रैकेट के अंदर में इनटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 और 2 का गुना करेंगे तो 8, और ये पाई है तो पाई r डेल r प्लस 4 पाई और डेल r का स्क्वायर, 4 पाई और डेल r का स्क्वायर, पहले से क्या है माइनस 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4 पाई r स्क्वायर। अब फिर यहाँ से 4 पाई r स्क्वायर और 4 पाई r स्क्वायर कटेगा, जिससे क्या बचा 8 पाई r इंटू डेल r प्लस 4 पाई डेल r का स्क्वायर, तो इसे यहाँ पे लिख देना। अब यहाँ से नोटिस करना, यदि द्रव की बूंद का जो त्रिज्या बढ़ेगा वो तो बहुत कम बढ़ेगा, बहुत ही कम वृद्धि होगा। जब ये डेल r बहुत कम है, डेल r का मान क्या है बहुत कम है, तो अगर किसी कम वैल्यू का स्क्वायर किया जाए तो उसका मान तो और कम होगा। जैसे किसी का मान बहुत कम है और उसका स्क्वायर कर दे तो उसका मान तो और कम होगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 1/10 है, ये पहले से कम है और इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1/100। 1/10 कहने का मतलब ये 0.1 है, और इस 0.1 कम होने के बाद यदि इसका स्क्वायर किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, जैसे 1/100 बोल रहे हैं तो उसी प्रकार ये क्या होगा 0.01 पूरे का, जैसे ये स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा 0.01 होगा। जैसे 1/10 कहने का मतलब ये 0.1, ये वैल्यू बहुत कम है। अब इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 0.01, कैसे होगा यहाँ से चेक कर लो, 1/10 का वर्ग करेंगे तो 1/100 होगा, तो 1/10 कम था और वर्ग करने के कारण 1/100 कहने का मतलब है वो और कम हो गया। जैसे 1/10 की वैल्यू 0.1 है और 0.1 का हम लोग वर्ग कर रहे हैं तो कितना होगा 0.01, तो ये वैल्यू और कम हो जाएगा। तो जब डेल आर का मान बहुत कम है तो डेल आर स्क्वायर तो और कम होगा, तो इस डेल आर स्क्वायर की क्या करेंगे उपेक्षा कर देंगे। जैसे ही हम लोग डेल आर स्क्वायर की उपेक्षा करेंगे कहने का मतलब है इसे छोड़ देंगे, यहाँ पे डेल आर का स्क्वायर है तो इसे छोड़ने के बाद इसकी जगह या तो फिर समझ सकते हो 0 रख देंगे, तो क्या बचेगा 8 पाई आर इंटू डेल आर, 8 पाई आर इंटू डेल आर, जिसे दे दिए हम लोग समीकरण 2। अब एक फार्मूला पढ़े थे पृष्ठ ऊर्जा, तो पृष्ठ ऊर्जा यहाँ पे हम लोग एस लिखते थे, पृष्ठ ऊर्जा में क्या लिखते थे एस लिखते थे। इसका परिभाषा था प्रति एकांक क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य। प्रति एकांक क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए किए गए कार्य को क्या कहते हैं पृष्ठ ऊर्जा। तो एक फार्मूला निकला था वहाँ पे S = W/डेल, और जो पृष्ठ तनाव होता है T, वो पृष्ठ ऊर्जा के बराबर होता है। पृष्ठ तनाव T पृष्ठ ऊर्जा के बराबर होता है, तो हम लोग इस पृष्ठ ऊर्जा की जगह पहले से ही T रख दिए, या तो फिर S लिख देना और उसके बाद में उसकी जगह क्या रखेंगे T रख सकते हैं, तब भी बनेगा। तो यदि यहाँ से W का मान निकाला जाए, इस W का मान निकालेंगे तो डेल A का इधर गुना होगा T इंटू डेल A, तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिखे हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग राइट में लिखे हैं। अब इसमें समीकरण 1 से ये जो W का मान निकाले, समीकरण 1 में जो W का मान निकाले W की जगह रख रहे हैं, समीकरण 1 से W का जो मान निकालने हैं उसे W की जगह रख दिए, कितना ये निकला हुआ है P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर। तो इस W की जगह क्या रखी है, यहाँ से P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर, बराबर है तो बराबर, T है तो T। डेल A की वैल्यू समीकरण 2 से रख लो, डेल A की वैल्यू समीकरण 2 से रख रहे हैं। डेल A की जगह क्या निकालें 8 पाई आर इंटू डेल आर, 8 पाई आर इंटू डेल आर। अब हमें P का मान निकालना है कि जो द्रव के बूंद द्वारा, इस द्रव के बूंद द्वारा एक्स्ट्रा दाब लगाया जा रहा है, इस एक्स्ट्रा दाब का मान कितना होगा उसे निकालना है। तो इस P का मान निकालना है तो इधर क्या है राइट हैंड साइड में T इंटू 8 पाई आर इंटू डेल आर है। ये जो इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर दिख रहा है वो पूरा पूरा डिवाइड में जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देना, डेल आर से डेल आर कट गया, पाई से पाई कट जाएगा,
आर से आर स्क्वायर कटेगा और 4 से 8 को काटेंगे तो 2 आएगा, तो 4 दूनी 8 होगा, तो ऊपर में 2 बचा और ये टी बचा। आर से आर स्क्वायर कटा, नीचे में एक आर बचेगा। तो याद रखना दाब अधिक्य का जो मान होता है वो कितना होता है, 2t/r होता है। तो द्रव के बूंद के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा एक बार और देखना, एक बार और रिपीट कर देते हैं, ये दाब एक्स्ट्रा क्यों लगता है। ये द्रव का बूंद हो गया। अब इस द्रव के बूंद पर बाहर से क्या लग रहा है, वायुमंडलीय दाब, और द्रव के गुण के कारण पृष्ठ तनाव के कारण एक और बल लगता होगा और उस बल के कारण दाब लगता होगा। बाहर से वायुमंडलीय दाब लग रहा है और यहाँ पे पृष्ठ तनाव के कारण एक एक्स्ट्रा दाब लगता है, पृष्ठ तनाव दाब बोल सकती है, जिसके कारण इसका जो सतह का क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो क्या होगा, घटने लगेगा। और जब इसका क्षेत्रफल घटेगा, ध्यान देना, तो इस गोले के अंदर जो द्रव के बूंद है उसके द्वारा लगने वाला दाब का मान क्या होगा, बढ़ रहा होगा। ये द्रव के बूंद भी तो इधर दाब लगा रहा होगा, जो इस गोले के अंदर जो द्रव के बूंद है वो भी तो बाहर की ओर एक दाब लगा रहा होगा। तो यहाँ पे टोटल 3 दाब कार्य करेगा। एक वायुमंडलीय दाब बाहर से कार्य कर रहा है और पृष्ठ तनाव के कारण फिर से एक दाब लग रहा है, वो भी अंदर की ओर लग रहा है, वायुमंडलीय दाब भी अंदर की ओर लग रहा है। और ये जो द्रव के बूंद होते हैं, ये द्रव के बूंद बाहर की ओर दाब लगा रहा है, इस सतह के बाहर की ओर दाब लगा रहा है। अब ध्यान देना, जैसे जैसे द्रव का बूंद छोटा होगा, तो अंदर में ये जो गोले का साइज है जैसे जैसे छोटा होते जाएगा, अंदर में जो द्रव का बूंद है उसके द्वारा लगने वाला दाब का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और एक कंडीशन ऐसे आएगा कि जो अंदर में स्थित द्रव के बूंद द्वारा दाब लगाया जा रहा है, वो दाब जिसे हम लोग दाब अधिक्य या फिर अतिरिक्त दाब के नाम से जानते हैं, वो वायुमंडलीय दाब, मतलब जो बाहरी दाब लगाया जा रहा है, और इस पृष्ठ तनाव के द्वारा लगाए गए दाब के बराबर होगा। इससे एक चीज समझ में आ जाता है कि द्रव का बूंद यदि और नहीं घट रहा है, द्रव के बूंद का आकार यदि और नहीं घट रहा है, द्रव की बूंद की त्रिज्या और नहीं घट रहा है, तो द्रव के बूंद के द्वारा लगाया गया दाब एक निश्चित समय के पश्चात क्या होता है, बढ़ जाता है, और उसका मान क्या होगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, क्योंकि ये एक साथ 2 दाब को संतुलित कर रहा है, इन दोनों दाब का योगफल इसके बराबर है। और जैसे ही हम लोग पृष्ठ तनाव की उपेक्षा कर दे, केवल कैलकुलेशन करना ताकि इस दाब की वैल्यू हम लोग निकाल सके, पृष्ठ तनाव की जैसे उपेक्षा करेंगे तो ये जो वायुमंडलीय दाब है उसकी तुलना में द्रव के बूंद के अंदर का दाब क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, और इस द्रव की बूंद की त्रिज्या r से बढ़कर कितना हो जाएगा, r+δr हो जाएगा। उसके बाद एक बार इस डेरिवेशन को और रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगा। और कितना ज़्यादा होगा, जो द्रव के बूंद के अंदर दाब होता है वो 2t/r ज़्यादा होता है।